हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखा, उसको जाना कि क्यों इसको मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है और साथ साथ उसके नेचर को भी समझा। अब आगे का टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्कोप का क्या मतलब होता है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि स्कोप का मतलब होता है कि यह चीज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, इसका किस किस डिपार्टमेंट किस किस फील्ड में यूज़ हो सकता है। जिस चीज़ का जितना ज़्यादा उपयोग होता है उस चीज़ का उतना ज़्यादा स्कोप होता है। तो आइए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बहुत सीधी बात है कि किसी भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पूरा बेस है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे ही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उसको हम लोग सिस्टमैटिक रूप से रिकॉर्ड करते हैं और इसी रिकॉर्डिंग प्रोसेस को हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट एंड लॉस जो डेटा होता है, जो हिस्टोरिकल डेटा होता है, उसको यूज़ करके एक जजमेंट दे सकते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस है। बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ये इसी के ऊपर थोड़ा सा और इनपुट, उसको एनालाइज करता है उसके डाटा को, और एनालाइज करके थोड़ा सा और इनपुट देता है और उसको फोरकास्ट करने में, मतलब किसी भी चीज़ को फ्यूचर दिखाने में, फोरकास्ट करने में मदद करता है। ठीक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस्तेमाल होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? हिस्टोरिकल डाटा को रिकॉर्ड करता है और उसी में जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी ऐड हो जाता है तो उसी डेटा के अनुसार ये फ्यूचर को दिखाने, मतलब आपके बिजनेस के फ्यूचर को दिखाने में मदद करता है। और साथ ही साथ ये स्ट्रैटेजी बनाने में भी, प्लानिंग करने में, सेल परचेज करने में, ठीक, स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करता है। सेल्स और परचेज आपके बिजनेस का क्या रहा उसमें हेल्प करता है। डेबिटर और क्रेडिटर की क्या स्टेटस चल रही है, मतलब आपको किससे पैसे लेने हैं, कितने लेने हैं और किसको देने हैं, कितने देने हैं, ये सारी चीज़ों को हिसाब किताब रखने में काम आता है। साथ ही साथ यूनिट कॉस्टिंग, कि आप जो भी चीज़ें बना रहे हैं उस एक यूनिट का यूनिट कॉस्टिंग, जो भी चीज़ें आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग में कितना, मतलब उस एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी। और बैच कॉस्टिंग, ठीक, कि अगर पूरा बैच बन रहा है तो उसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी। ये सब चीज़ें आप फोरकास्ट कर सकते हैं, मतलब पहले से जान सकते हैं, चीज़ों के बनने के पहले ही आप इसको फोरकास्ट करके जान सकते हैं। तो ये सबसे पहला उपयोग है आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मदद से आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? जैसे कि इसका नाम ही खुद एक्सप्लेन करता है, किसी भी, जब आपका एक बिजनेस है, मान लीजिए आप एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपकी शर्ट की कॉस्ट कितनी होगी इसकी भी एक अकाउंटिंग होती है। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आप पहले शर्ट बना लें और आप फिर सोचें कि मैं इतने पीसेस बना के इतने में बेचूंगा। आपका रॉ मटेरियल, आपका लेबर, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका रेंटल, ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये सब देखते हुए एक कॉस्ट निकाली जाती है हर यूनिट की, और उस कॉस्ट के निकालने के प्रोसेस को हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक, अब मेन चीज़ ये है कि ये कॉस्ट निकाली कैसे जाती है। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो मैंने पहले बताया था, मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है कि किसी भी चीज़ की एक स्टैंडर्ड रेट को एस्टिमेट करना, वो बताता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है। फिर मार्जिनल अकाउंटिंग बताता है। उसी तरह से फिर यूनिट कॉस्टिंग होती है कि एक यूनिट का क्या प्राइस आएगा, अगर पूरा बैच मैन्युफैक्चर होगा तो वो क्या आएगा। तो इसी तरह से एक प्रोफाइल होती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसका यह सब काम होता है कि ये सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल करके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, इन सारी टेक्निक्स और टूल्स को यूज़ करके वो कॉस्ट अकाउंटिंग निकालता है। और ये सारी चीज़ें, जो सारी टेक्निक्स हैं, वो सब को यूज़ करना कौन सिखाता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक, इसी के साथ हमारा थर्ड पॉइंट है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। ठीक, बजटिंग का क्या मतलब होता है? बजटिंग सिंपल, बजट एक बहुत ही कॉमन शब्द है। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक, एक लिमिटेड और गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आप
जो भी एक्सपेंसेस निकालते हैं, ठीक, जो भी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो भी आप एक्सपेंसेस निकालते हैं, ठीक, जो भी आप प्लान करते हैं, ठीक, कि कितना आपको स्पेंड करना है, ये प्लान है। जैसे अगर इसको एग्जांपल से समझा जाए बजटिंग का तो बहुत इजी है कि आप एक साल में अपने मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा खर्च करना चाहेंगे, तो वो आपका मार्केटिंग का बजट हो गया, ठीक, कि एक साल क्या हो गया, आपका गिवन पीरियड ऑफ टाइम हो गया, उसमें आपने प्लान किया कि मार्केटिंग और इस पे मैं इतना अमाउंट खर्च करूंगा, तो वो अमाउंट आपका मार्केटिंग बजट कहलाएगा। फोरकास्टिंग मैंने बताया है कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, आपके फ्यूचर आपके बिजनेस का कैसा रहेगा, आपका प्रॉफिट अगर हो रहा है तो वो कितने तक पहुंचेगा, किस तरह आपका एक्सपेंशन रहेगा, इन सब चीज़ों को पहले से फोरकास्ट करना, पहले से बता देना, ये काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इसमें भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन्वेंट्री कंट्रोल, फोर्थ पॉइंट है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री का क्या मतलब हुआ? बेसिकली इन्वेंट्री का अर्थ होता है आपका भंडार, ठीक, इन्वेंट्री का अर्थ हुआ आपका भंडार। सपोज जैसे मान लीजिए आपके एक शॉप है, ठीक, आपकी एक ग्रोसरी शॉप है, तो आपके शॉप में कितना सामान है, वो सारा सामान आपके भंडार में, आपके स्टोरेज में कितना सामान है, वो सारा सामान आपकी इन्वेंट्री कहलाता है, ठीक, वो सारा सामान आपकी इन्वेंट्री कहलाता है। और इसको मैनेज करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इस पर कंट्रोल करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। क्यों? जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लीजिए आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू ये बात पता कर ली कि मेरे लास्ट ईयर कितने कूलर बिके थे और कितने फैंस बिके थे, ठीक, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब मान लीजिए गर्मियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और आपके इन्वेंट्री में अभी भी ढेर सारे कूलर पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब इस वर्ष अब आपको जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा उसके बेस पे हुआ जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुई रहेगी, वो आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बता देगी कि अब आपकी इन्वेंट्री में जितने भी कूलर पड़े हैं उसको आप पैक कर सकते हैं, अब वो नहीं बिकने वाले हैं, अब इन्वेंट्री आप हीटर्स के ले आइए और इस कूलर को पैक करके आप अपने गोडाउन में पीछे की तरफ रख सकते हैं, ठीक। तो इन्वेंट्री कंट्रोल आपको कौन देता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कैसे देता है? फाइनेंशियल आपका स्टेटमेंट देखते हुए कि लास्ट ईयर कब तक आपका कूलर बिका था, उसके बेसिस पे एनालिसिस करता है, डेटा को इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट करके आपको बता देता है कि अब आपको किस इन्वेंट्री को आगे की तरफ रखना है और किस इन्वेंट्री को पीछे की तरफ, मतलब किस आइटम को आगे रखना है और किस आइटम को पीछे। इस तरह से आप अपने इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। कितना और सामान मंगाना है और कितना नहीं मंगाना है, कितना स्टॉक में रखना है, कितना स्टॉक में क्लियर करना है, ठीक। फिफ्थ पॉइंट है स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड का बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत आसान है कि अगर आपने बहुत सिंपल अगर तरीके से देखा जाए कि किसी भी चीज़ को अगर डेटा के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है तो उसको पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे सपोज़ आपके पास 100 एम्प्लॉय हैं, उसमें से 20 एम्प्लॉय आपका कहा जा रहा है कि ये महाराष्ट्र से आए हैं, 30 एम्प्लॉय आपके यूपी से आए हैं, 50 एम्प्लॉय आपके बिहार से आए हैं, ठीक। तो ये ऐसे अगर रिटन फॉर्म में रहता है तो उसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर इसी की जगह आपको एक पाई चार्ट मिल जाए जिसमें ऐसा लिखा हो कि ठीक है ये एरिया आपका बिहार का हो गया, ये आपका यूपी का हो गया, ये आपका महाराष्ट्र का हो गया, तो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। ग्राफ्स में, चार्ट्स में, डायग्राम्स के फॉर्म में जो चीज़ें प्रेजेंट करती है वो प्रेजेंटेशन बहुत अट्रैक्टिव लगता है और देखने में ईजी होता है, समझने में ईजी होता है। तो जो भी आपका ग्राफ, चार्ट, डायग्राम ये सब बनता है ये आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिस पे बनता है और इस तरह से इसमें भी आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप है, ठीक। इसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। देखिए इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की व्याख्या करना, ठीक। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की व्याख्या करना। उसको आपको एक डेटा दिया गया, उसको आप और कितने सरल रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक। आप कितना इजी रूप से प्रेजेंट कर सकते हैं वो बताता है ये आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ रॉ डेटा प्रेजेंट कर देता है कि इतना पैसा आया, इतना गया। उसकी व्याख्या करना,
वो उसको और ज़्यादा इलेबोरेटली और डिटेलली एक्सप्लेन करना, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उस डेटा को प्रेजेंट करना, वो कहलाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। और ये आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से कर सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी इसमें रोल होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग ऑफ कोर्स जब हम डेटा इंटरप्रेट करते हैं तो उसको फिर प्रस्तुत भी करते हैं, उसको हम लोग रिपोर्ट के फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं। बड़ा सिंपल है, आपका रिजल्ट आता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं कि अगर आप 40 के ऊपर पाते हैं तो आप पास हैं, अगर आप 40 के नीचे पाते हैं तो पास नहीं हैं। वो एक डेटा के फॉर्म में रहता है, बट सबसे एंड में एक रिपोर्ट लिखी रहती है, ठीक, कि पास और फेल, पास विथ फर्स्ट डिवीजन, पास विथ सेकेंड डिवीजन, पास विथ थर्ड डिवीजन और फील्ड। ठीक, वो क्या होता है, वो रिपोर्ट होता है। इवेंचुअली जो भी डेटा है उस डेटा को एनालाइज किया गया, फिर उसको इंटरप्रेट करके रिपोर्ट के फॉर्म में आपको दे दिया गया। ठीक, तो ये रिपोर्टिंग किसकी मदद से होता है, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से होता है। रिपोर्ट्स ज़्यादातर दो टाइप के होते हैं, एक होती है इंटरिम या इंटरनल रिपोर्ट और एक होती है एक्सटर्नल रिपोर्ट। ठीक, इंटरिम या इंटरनल रिपोर्ट आप जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होने वाली रिपोर्ट होती है। ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर यूज़ होने वाली रिपोर्ट होती है। इंटरिम रिपोर्ट जो होती है वो ज़्यादातर जो टॉप मैनेजमेंट्स होते हैं उनके यूज़ के लिए होती है कि हमारे कितने एम्प्लॉयज़ ने कैसा परफॉर्म किया, हमारा टारगेट कितना अचीव हुआ, कंपनीज ने कितने नए एक्सपेंशन में हम लोग सफल रह पाए। ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल रिपोर्ट ज़्यादातर कस्टमर और शेयर होल्डर्स या गवर्नमेंट ऑडिट्स के लिए होती है, जिसमें वो ये देख सकते हैं कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट और कितना लॉस किया, उसके बिहाफ पे उनका कितना टैक्सेशन बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, इंटरनल ऑडिट एंड टैक्स अकाउंटिंग। ठीक, जैसा मैंने बताया इंटरनल ऑडिट कौन सा डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो चीज़ आती है इंटरनल ऑडिट में कि कौन सा डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। और टैक्स अकाउंटिंग मतलब उसके बिहाफ पे हाँ आपको कितना टैक्स पे करना है। ठीक, कि ये हो जाती है टैक्स अकाउंटिंग। ये किसके बिहाफ पे होती है, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इसमें भी स्कोप है, इसमें भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ होता है। टैक्स अकाउंटिंग आपको पता ही है कि टैक्स को जोड़ना, अलग अलग सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित होते हैं, उसके आधार पे आपको टैक्स पे करना रहता है। तो उसको कैलकुलेट करना और उसके अकॉर्डिंग, उस सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग टैक्स को पे करना, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एक रोल होता है और इसमें भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप है। लास्ट पॉइंट है ऑपरेशन रिसर्च। ठीक, रिसर्च का मतलब होता है किसी चीज़ पे शोध करना। ठीक, ये एक अपने आप में एक पूरा कोर्स है, एक अपनी पूरी स्टडी है जो आप अकाउंटिंग पे रिसर्च करते हैं। इसमें बहुत सारे सेट ऑफ टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे ट्री एनालिसिस होता है, सॉर्टिंग मेथड होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रिसर्च के फॉर्म में यूज़ होते हैं। कई सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने के बाद आप ऑपरेशन रिसर्च में भी जा सकते हैं, इसमें भी इसका रोल है, इसमें भी इसका स्कोप है। इसी के साथ हमारा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ख़त्म होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य और फंक्शन का मतलब होता है कार्य करना। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य हमें देखना है और ये किस तरह से काम करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हम इसमें ये देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है मेजरिंग परफॉर्मेंस। ठीक, परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को प्रदर्शित करना। ठीक, तो प्रदर्शन, तो हम इससे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू हम कैसा प्रदर्शन हो रहा है इस चीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसको नाप सकते हैं। देखिए एक बिजनेस में दो प्रकार से प्रदर्शन होता है। पहला तो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का प्रदर्शन कैसा है और दूसरा पूरे बिजनेस का प्रदर्शन कैसा है। ठीक, तो अगर हम किसी पूरे प्रोडक्ट या पूरे बिजनेस का प्रदर्शन देखते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो उसमें हम अपने रॉ मटेरियल की, फाइनल प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, इन सब चीज़ों को देखते हैं कि पूरी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। और दूसरी तरफ किसी एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट या किसी एक इंडिविजुअल पर्सन या बॉस जो है, या सीईओ या मैनेजर या एम्प्लॉयज़, उनकी परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सकते हैं। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि दो लेवल में कैरी आउट किया जाता है, वन एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे और दूसरा इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या मेजर करते हैं, एफिशिएंसी मतलब गुणवत्ता हम लोग देखते हैं किस किस चीज़ों की, कैपिटल की मतलब जो टोटल हमारा पैसा लगा है वो उसकी एफिशिएंसी कैसी है, क्या उसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, रॉ मटेरियल की एफिशिएंसी कैसी है,
मैन पावर की एफिशिएंसी और एक्सेट्रा। हम इन सब चीज़ों के इस्तेमाल को देखते हैं जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की। जब वहीं पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हम आउटपुट एफिशिएंसी, मतलब जो चीज़ें प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है उसकी गुणवत्ता को देखते हैं, हमारे जो टारगेट है वो अचीव हो रहा है या नहीं उसकी बात करते हैं, उसकी एफिशिएंसी देखते हैं, और साथ साथ एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी और उसकी गुणवत्ता को चेक करते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है, इन सब चीज़ों को चेक करना, और साथ ही साथ मैनेजमेंट का काम भी होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, इन सब चीज़ों का परफॉर्मेंस को चेक करना और उसको नापना। दूसरी चीज़ रिस्क एसेसिंग। रिस्क का क्या मतलब होता है? जोखिम लेना। देखिए बिजनेस में रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहेगा, ठीक, छोटा या बड़ा हमेशा रहेगा। यहाँ पे आपकी बुक में इसको एक डबल एज्ड सॉर्ड भी कहा गया है। डबल एज्ड सॉर्ड मतलब दो धारी तलवार, कि आगे से भी काट सकता है और पीछे आपको खुद को भी काट सकता है। मतलब कि प्रॉफिट भी हो सकता है उस रिस्क से और लॉस भी हो सकता है। तो इसी चीज़ को जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, इसको कैलकुलेट करता है, ठीक, कैलकुलेट करता है। और इसी चीज़ को हम लोग एक शब्द कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक। कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है कि हम लोग पहले ही रिस्क को एसेस कर लेते हैं, उसको जान लेते हैं कि इस चीज़ में कितना रिस्क है, क्या वो रिस्क आगे चल के हमको प्रॉफिट देगा या इस रिस्क की वजह से हमको लॉस होगा। तो मैनेजमेंट का क्या काम होता है, इस रिस्क को एसेस करना, इसको कैलकुलेट करना किसी भी नए प्रोजेक्ट या ऑपरेशन या डिपार्टमेंट में, और उस असेसमेंट के अनुसार उस प्रोग्राम को, उस प्रोजेक्ट को आगे ले चलना और डिसीजन लेना कि क्या ये प्रोसेस आगे चल के हमें प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, और इसी डिसीजन के आधार पे अपनी कंपनी के पॉलिसी को बनाना, ठीक। तो इसको क्या करता है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि रिस्क को एनालाइज करे, उसको एसेस करे, और उसका फंक्शन होता है कि इस रिस्क को एसेस करने के बाद कैलकुलेट करे और उस कैलकुलेटेड रिस्क के बिहाफ पे मैनेजमेंट डिसीजन ले और अपना पॉलिसी फॉर्म करे, ठीक। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट है एलोकेटिंग रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज का मतलब होता है आपके संसाधन, जो आपकी कंपनी के संसाधन है उसको अलॉट करना। एलोकेटिंग मतलब अलॉट करना, उसको किसी को अलॉट कर देना। ये किसका काम होता है, ये भी मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक। देखिए जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे आपके पास 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक। अब आपको एक कंपनी ने प्रोजेक्ट दिया, उसमें सॉफ्टवेयर को बनाने से लेके डेवलपमेंट से लेके, पहले आप डेवलप करेंगे, फिर आप उसको टेस्ट करेंगे और फिर उसको डिप्लॉय करेंगे और फिर उसके बाद उसको सपोर्ट देंगे, ठीक। अब ये सब काम करने के लिए आपके पास 10 एम्प्लॉय हैं। अगर आप ये करें कि हर डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और सपोर्ट में सब में 2-2 एम्प्लॉय बांट दें, और मतलब 2-3 एम्प्लॉय बांट दें, तो वो चीज़ सही नहीं होगा। जिस समय ये बन रहा है सॉफ्टवेयर, उस समय डेवलपमेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति देने पड़ेंगे। बनने के बाद आप डेवलपमेंट में एम्प्लॉयज़ कम करके टेस्टिंग में बढ़ा सकते हैं। फिर टेस्ट हो जाने के बाद डिप्लॉयमेंट में इन्हीं लोगों को, डेवलपमेंट में 1 इंसान, टेस्टिंग में 2 इंसान छोड़ के बाकी सारे लोगों को आप डिप्लॉयमेंट में लगा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम सपोर्ट में कोई नहीं है। और जब सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से बन के तैयार है तो आप डिप्लॉयमेंट से और लोगों को सपोर्ट के लिए भेज सकते हैं। तो अलग अलग समय पे अलग अलग ज़रूरत के अनुसार आपने अपने रिसोर्सेज, मतलब अपने संसाधन को अलग अलग जगहों पर बांट दिया। तो इसको हम, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एलोकेटिंग रिसोर्सेज। ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमम आउटपुट निकल सके लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट को ले सकें। ये एक ऑब्जेक्टिव और फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, ठीक। फिर फोर्थ पॉइंट है प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग। देखिए जैसा कि प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना, और फॉरकास्टिंग का मैं आपको ऑलरेडी मतलब बता चुका हूँ कि भविष्य को देख लेना या उसका एक एस्टिमेट लगा लेना, ठीक। एक तरह से भविष्य की एक एस्टिमेट लगा लेना, उसको भांप लेना कि क्या होने वाला है। तो इसी तरह प्लानिंग, ये कहा गया है कि बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है आपके मैनेजमेंट का और इसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का, कि प्लानिंग किसी भी कार्य को करने के पहले, किसी भी ऑपरेशन को शुरू करने से पहले प्लानिंग और फॉरकास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। चाहे ये शॉर्ट टर्म ऑपरेशन हो या लॉन्ग टर्म ऑपरेशन हो, किसी के लिए भी
प्लानिंग और फोरकास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग और फोरकास्टिंग आप लोग ने पीछे बहुत सारे पॉइंट्स में पढ़ चुका है कि इसका मतलब क्या होता है। आप ये समझ लीजिए कि प्लानिंग और फोरकास्टिंग इसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव और फंक्शन है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा। मॉडिफिकेशन, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? किसी भी चीज़ को अपने अनुसार बदल देना। ठीक, मॉडिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? किसी भी चीज़ को अपने अनुसार बदल देना। ठीक, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा मिलता है, ठीक, जैसा हमने पहले पढ़ा था हिस्टोरिक इन नेचर होता है। ठीक, जो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा मिलता है वो क्या होता है, उसी डेटा को वो बहुत ही प्लेन डेटा होता है, वो आपको डिजिट्स के फॉर्म में मिल जाएगा। उसी डेटा को इस तरह से रीअरेंज और मॉडिफाई किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और उसको रिपोर्ट के मैनर में मैनेजमेंट को प्रस्तुत किया जाता है ताकि मैनेजमेंट के लिए वो रेडी टू यूज़ बन सके। ठीक, रेडी टू यूज़ का मतलब इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार। ठीक है, तो कैसे मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा एक ऑब्जेक्टिव और फंक्शन है। जो भी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा मिलता है वो बहुत ही प्लेन और बेसिक रॉ डेटा होता है। उस डेटा को मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है वो मॉडिफाई और रीअरेंज करता है ताकि वो मैनेजमेंट के यूज़ के लिए रेडी फॉर यूज़ हो सके। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना, उसकी व्याख्या करना। ठीक ठीक, किसी चीज़ को एनालाइज करना, जो आपका फाइनेंशियल डेटा है उसको एनालाइज करना, उसको पढ़ना, स्टडी करना उस पर, और उसको उसकी व्याख्या करना। ठीक, देखिए मैंने जैसा कि अभी बताया कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें डेटा मिलता है वो बहुत ही रॉ होता है और टेक्निकल इन नेचर होता है। ठीक, उसमें सीधे सीधे नंबर्स लिखे होते हैं, इतना डेबिट इतना क्रेडिट, इतना डेबिट इतना क्रेडिट, इतना लोन, प्रॉफिट लॉस। ठीक, तो फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग से हमें डेटा मिलता है जो हिस्टोरिक नेचर का होता है वो बहुत ही रॉ टेक्निकल डेटा होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, उसको सिंपल, ईजी टू इंटरप्रेट और रेडी टू बी यूज्ड बनाता है, उसको और आसान कर देता है, उसकी आसान शब्दों में व्याख्या कर देता है जो डेटा आपको टेक्निकल डेटा मिल रहा है, और मैनेजमेंट के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल रेडी टू यूज बना देता है। ठीक, नाउ कमिंग टू द सेवेंथ पॉइंट, फैसिलिटेट्स मैनेजरियल कंट्रोल। फैसिलिटेट्स मतलब सुविधा देना। ठीक, फैसिलिटेट करना, उस फैसिलिटी को प्रोवाइड कराना, उस सुविधा को प्रोवाइड कराना। मैनेजरियल कंट्रोल मतलब मैनेजमेंट का कंट्रोल किस चीज़ पे। ठीक, जो अकाउंटिंग बहुत सारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत सारे अकाउंटिंग टूल्स को इस्तेमाल करके जो अलग अलग डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को ये टारगेट जो उनको दिया गया होता है वो कितना अचीव हो पाया या नहीं हो पाया उसका, और उनके फीडबैक के आधार पर मैनेजमेंट अकाउंट नेसेसरी स्टेप्स लेता है उस टारगेट को अचीव करने में। ठीक है, समझिए, बड़े सिंपल समझिए। मैनेजरियल कंट्रोल मतलब मैनेजर के हाथ में कंट्रोल आएगा कैसे। मैनेजर का काम होता है अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग काम देना और उनसे अलग अलग काम को निकालना। एक मैनेजर ने अलग अलग डिपार्टमेंट को काम दिया, उस डिपार्टमेंट का एक टारगेट सेट किया कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, फिर उस डिपार्टमेंट से फीडबैक के आधार पर वो तय कर पाता है कि कौन सा काम हुआ और कौन सा नहीं हुआ, और अगर काम नहीं हुआ तो उसको होने के लिए कौन से स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं ताकि वो काम हो जाए। ठीक, ये सब कुछ की सुविधा आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग देता है, प्रोवाइड करता है। ठीक, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजरियल कंट्रोल ले सकें। ठीक, नाउ 8th पॉइंट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद, बातचीत। ठीक, ये क्या करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में एक कम्युनिकेशन का लिंक क्रिएट करता है। ठीक, जो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में एक कम्युनिकेशन की लिंक क्रिएट करता है, और डिपार्टमेंट्स ही नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन और बाहरी दुनिया से भी आपका एक लिंक क्रिएट करता है कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव और फंक्शन है। नाउ यूज ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक,
देखिए एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच का है, जैसा मैंने बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड कर सकता है, जो उसमें पैसा इन्वॉल्व हो सिर्फ उसको रिकॉर्ड कर सकता है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। बट ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, वो फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करता है, उस डेटा को भी रिकॉर्ड करता है, जिसको हम लोग क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं कि हमारी गुणवत्ता को बढ़ाने वाले डेटा, जो ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हमारी क्वालिटी और इम्प्रूव हो सकती है, उसको भी रिकॉर्ड करता है और उसको भी इस्तेमाल करने के लिए मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। जैसा मैंने बताया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, दूसरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन करता है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब सुचारू रूप से काम चलता रहे, उस दो डिपार्टमेंट के बीच में एक सिंक क्रिएट हो सके। सिंक मतलब यह डिपार्टमेंट अगर यहाँ से यहाँ तक चल रहा है तो ये डिपार्टमेंट भी यहाँ से यहाँ तक चलेगा, आपस में तालमेल बैठ के दोनों डिपार्टमेंट काम करें। ठीक, ये क्या करता है, आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल बैठाने का काम करता है, जिससे हैसल फ्री का क्या मतलब है कि कोई भी परेशानी के बिना, हैसल मतलब गड़बड़ी या फिर आप कह सकते हैं उथल पुथल, ठीक, हैसल फ्री बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को झंझट मुक्त करने के लिए, एकदम स्मूथ सेलिंग रहे, स्मूथ सेलिंग मतलब एकदम स्मूथ ऑपरेशन रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, और इस कोऑर्डिनेशन को बनाने का काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है। ठीक, नेक्स्ट, हेल्पफुल इन टेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। स्ट्रैटेजिक शब्द आ रहा है स्ट्रैटेजी से। स्ट्रैटेजी मतलब किसी चीज़ की युक्ति बनाना, ठीक, किसी चीज़ की आप युक्ति बनाना, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने में काम करता है। जो भी एनालिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, वो मैनेजमेंट को एक अच्छा डिसीजन लेने में, एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस के प्रोज और कॉन्स, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है प्रोज और कॉन्स, मतलब प्रोज का मतलब होता है अच्छाइयाँ और कॉन्स का मतलब होता है कमियाँ। ठीक, अच्छाइयों और बुराइयों को, कमियों को बहुत आराम से बता सकता है, और इस अच्छाइयों और कमियों के आधार पर कोई भी मैनेजर आप बहुत आराम से स्ट्रैटेजिक डिसीजन मतलब रणनीति बनाने वाले डिसीजंस ले सकता है। ठीक, तो ये क्या करता है, आपको स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। द लास्ट पॉइंट, सप्लाइंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या करता है, देखिए जैसा मैंने पहले भी बताया कि मैनेजमेंट के कई सारे लेवल होते हैं। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, देखिए लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक, तो ज़रूरी नहीं है, ये तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ज़रूरी नहीं है कि इसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वही लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। टॉप लेवल मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन और लोअर लेवल मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन अलग अलग होती है, उनके यूज़ अलग अलग होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन टॉप लेवल के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है वो लोअर लेवल के लिए कोई काम की नहीं होती है, और जो इन्फॉर्मेशन लोअर लेवल के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है वो टॉप लेवल के लिए किसी काम की नहीं हो सकती है। तो इसीलिए ये क्या करता है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स को अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन सप्लाई करने का काम करता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे, और साथ ही हम जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। तो आगे देखने के लिए हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।